हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे ये भी कहूँगा कि केवल आपको इस चैप्टर से 11 प्रश्न के अलावा ये जो 11 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इनके अलावा आपको कुछ भी इस चैप्टर से तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन 11 क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको इन्हीं सभी को याद करना है। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि मात्र ये 11 प्रश्न इस अध्याय से तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले 4 हम क्वेश्चन को बताएंगे जो आपसे 1 और 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या है। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न हो गया कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या है, ये आपको बताना होगा। ये आपसे 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में रखा जाता है। बट ये नहीं है कि आपको 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कूलाम का नियम है ना, ये केवल आपसे 2 नंबर में, 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। 1-2 नंबर आपको कम नहीं समझना है कि 1-2 नंबर की बात है, ऐसा कभी भी नहीं समझना है। 1 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पहला आपने क्वेश्चन को जान लिया कि कूलाम का नियम क्या होता है। ये सब हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मैं अभी बता भी दूंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पूरा आप डिटेल में इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने डिटेल में इन सभी टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। आप एक एक वीडियो को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, आप सोच रहे होंगे कि वैद्युत फ्लक्स हम कैसे पढ़ें। तो 2 माध्यम है आपके पास। एक तो आप जानते हैं कि आपके पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि देखिए यूट्यूब पर आप क्या करेंगे, मान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है तो आप लिखिए वैद्युत फ्लक्स ब्रदर सर। ऐसे लिखकर कोई भी टॉपिक को आप सर्च करेंगे, तुरंत आपको ऊपर ही हमारी वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपने समझ लिया। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों। मतलब ये यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। देखिए ये आपसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं कहें या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहें, तो कह रहा है कि परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेदित नहीं करती है का मतलब है कि एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे वैद्युत बल रेखाएं ये हैं, एक मान लेते हैं ये विद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं, यही आपको बताना है। तो जब आप टॉपिक हमारा पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और उसका गुण आप पढ़ेंगे, तब उसमें ही हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये सभी हमने उसमें बताया हुआ है, तो आप इसको जरूर जाकर वैद्युत बल रेखाएं पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपने क्वेश्चन देख लिया। और ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी 2022 का जब एग्जाम हुआ था उसमें सब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे पहले के एग्जाम में तो पूछे ही गए हैं। आप जाकर अपने जो अनसॉल्व पेपर है उससे आप जरूर मिलाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगला आता है चौथा क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। ये आपसे चौथा जो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन इसमें 2 तो पूछ लिया है। पहला कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा लिखना है और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका सूत्र लिखना है। और ये सूत्र हमने सब बताया है कि P = क्या होता है, 2QL होता है।
यही होता है सूत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो सब हमने पहले ही पढ़ा दिया है, आप इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा। आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ब्रदर सर, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। आते हैं ये जो आपके 4 ये क्वेश्चन है, ये जो आपके 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये आपसे 2 नंबर में 1 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये आपसे 3 नंबर में नहीं बल्कि 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर विशेषकर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से 5वां आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए हम लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने 5वां क्वेश्चन लिख दिया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, ये सभी आपने पढ़ा हुआ है। देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाता है। ये सिंपल वे में इसको कह सकता था कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये अक्षीय स्थिति का ही क्या है, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे अक्षीय स्थिति के बारे में ही पूछा जा रहा है। मतलब अक्षीय स्थिति आपने पढ़ा भी होगा कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इसी को देखिए घुमा कर कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अब अक्ष मतलब अक्षीय स्थिति, तो अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो इस प्रकार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको तैयार कर लेना है कि अच्छी स्थिति पर यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला आता है हमारा 6वां क्वेश्चन। अब देखिए जो ऐसे ही जो अच्छी स्थिति है, ऐसे ही निरक्षीय स्थिति आपका 6वां क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपसे 6वां क्वेश्चन है और ये सभी आपसे 5-5 नंबर में पूछे गए हैं। 6वां क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमने 6वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन हो गया। आप जानते होंगे कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। अगला आता है हमारा, ये तो 6वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने हम 7वें क्वेश्चन पे, और जो 7वां क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय लिखिए। अब गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा ही होगा, तो गॉस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सो फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबंधित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, जहाँ क्या है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। यह एक क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी का आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है ब्रदर सर। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे ब्रदर सर तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल, उस पर जाएंगे इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी जाकर आप देख लीजिएगा। और देखिए ये जो आपका जो 7वां क्वेश्चन है, ये सिंपल वे में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये कह रहा है कि गॉस का प्रमेय, कह रहा है कि गॉस का प्रमेय क्या है, और इसको कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि गॉस का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको प्रूफ करना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, फाई ई इक्वल टू क्या होता है Q/ε0 होता है। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो इसका नियम लिखिए, उसके बाद इस फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए। और ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा गया है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और इसका गॉस के प्रमेय का 3 इम्पोर्टेंट इसका क्या होता है, वो अनुप्रयोग होता है, वो आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। तो तीनों अनुप्रयोग को याद कर लेना है, ठीक है, जो कि हमने बहुत ही आसानी तरीके से डेरिवेशन है वो हमने अच्छे से समझाया है, आपको आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। जो 7वां के बाद 8वां हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए 8वां आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्या कहा जा रहा है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलाम प्रति मीटर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का व्युत्पन्न होए।
मतलब ये सिंपल में यहाँ पे कहा जा रहा है कि गॉस के नियम के उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट, एक आवेशित लंबे तार के निकट, मतलब गॉस के प्रमेय का पहला ये अनुप्रयोग है जिसमें कहा जा रहा है कि आवेशित लंबे तार के निकट। तो उसमें हमने लंबे तार के लिए सबसे पहले आपका जो क्या किया गया है, ज्ञात किया गया है। तो लंबे तार के लिए हमने ज्ञात किया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस के पहला अनुप्रयोग है। मैं साइड में इस क्वेश्चन को लिख दूंगा तो आप देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है कि इसके लिए वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा है। गॉस के प्रथम अनुप्रयोग है, आप लिखेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो बेशक है कि आपको पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगे इनकी। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी जानते होंगे कि देखिए अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगा, तो अदरवाइज इन सभी का नोट्स, अब पूरे फिजिक्स का नोट्स आपको दिया जा रहा है ओनली 69 रुपये में। ओनली आपको 99 रुपये हमने पहले रखा था, तो इसको हमने कैंसिल करके ओनली हमने 69 रुपये रख दिया है। तो अगर लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर मैसेज करके आप हमारी टीम से मैसेज करके मांगेंगे नोट्स, तो आपको फिजिक्स का नोट्स भी दे देंगे। उसके साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, जहां से आप बेसिक टू हाई अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाई कर सकते हैं और वहां से आप नोट्स का भी आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। बहुत ही कम प्राइस हमने रखा है कि एक गरीब से गरीब भी स्टूडेंट इसको बाय कर सकता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये है गॉस के पहला अनुप्रयोग। दूसरा आपका इसका आपका जो क्वेश्चन है इसका हम दे देंगे यहाँ पे, तो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। अब जो आपका ये तो आठवां क्वेश्चन था। 9th आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, साइड में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे लिखा गया है गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो 9वां आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार का समतल आवेशित चालक, कह रहा है ना, अनंत विस्तार का समतल आवेशित चालक, मतलब यहाँ पे एक समतल चादर के लिए हमने क्या किया था, गॉस का प्रमेय हमने पढ़ाया था कि एक समतल चादर हो तो उसमें हमने बताया था कि एक बेलनाकार इस प्रकार होता है। ठीक है, वो सब हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये दूसरा अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का, ये पहला अनुप्रयोग है। तो इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो नोट्स से भी आप इसको लिख सकते हैं। सब कुछ उसमें बेसिक से आपको सभी नोट्स आपको अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, और जो आपका 10th क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि स्थिर वैद्युति के गॉस का नियम क्या है। मतलब ये सिंपल वे में कह रहा है कि गॉस का नियम क्या है, जो गॉस का प्रयोग था ना, या गॉस का प्रमेय था, यही आपसे कह रहा है कि ये क्या है। और इसी में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब यहाँ पे सिंपल में कहा जा रहा है कि एक गोलिया, ये आपका 10th क्वेश्चन है, और यहाँ पे सिंपल में कहा जा रहा है कि एक गोलीय जो है, ये गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है। इसमें कहा जा रहा है कि एक गोले के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसको आपको प्रूफ करना है। तो ये 3 गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, और ये तीनों बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाकर आप इसका स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने इस चैप्टर से पढ़ाया, ये सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा दिया है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको इस चैप्टर से कंप्लीट आप तैयार कर लेंगे। अदरवाइज नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, तुरंत आपको टीम हमारे मैसेज करके आपको नोट्स दे देंगे, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।